हेलो स्टूडेंट्स, आज बीएससी सेकंड ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फर्स्ट यूनिट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स में फर्स्ट ट्रांजिशन, जो फर्स्ट सीरीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स, उसके बारे में स्टडी की जाएगी और उसके बारे में बताया जाएगा। राइट? फर्स्ट सीरीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो इसमें स्टूडेंट्स सबसे पहले जानना यह जरूरी है कि पूरी पीरियोडिक टेबल के बारे में। संक्रमण ट्रांजिशन एलिमेंट्स मतलब होता है संक्रमण तत्व, और इन्हें संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों कहते हैं, और इनके राइट और लेफ्ट साइड में कौन कौन से ब्लॉक आते हैं, और इन्हें डी ब्लॉक एलिमेंट्स ही क्यों कहते हैं। इसमें बहुत सारी चीजों का स्टडी करेंगे अपन। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स ये जान लें कि पीरियोडिक टेबल कैसी होती है, उसके बारे में जानकारी ले लें। राइट? तो सबसे पहले हम पीरियोडिक टेबल बताते हैं कि एस ब्लॉक कहां है। स्टूडेंट्स ये एस ब्लॉक एलिमेंट्स है। एस ब्लॉक एलिमेंट्स इसके बाद एस ब्लॉक एलिमेंट्स में टोटल कितने एलिमेंट्स होते हैं उसको अपन देख लेते हैं। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। राइट? इसी तरह से एस ब्लॉक का सेकंड ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम एंड रेडियम। ये एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। इसी के आधार पे हमारे पास डी ब्लॉक एलिमेंट्स, यानी कि यहां पे डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। कौन सा एलिमेंट्स है? डी ब्लॉक एलिमेंट्स। राइट? तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स में टोटल कितने ग्रुप होते हैं? 10 ग्रुप्स होते हैं। कितने ग्रुप होते हैं? 10, यानी कि 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। टोटल 10 ग्रुप्स होते हैं इसमें। राइट? अब यहां से आपका पी ब्लॉक शुरू होता है। पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो स्टूडेंट्स एस ब्लॉक में कौन कौन से हमारे पास होते हैं, जो ग्रुप्स होते हैं, फर्स्ट उनका क्या नाम होता है? एल्कली मेटल्स, क्षारीय धातुएं। कौन से, इनको क्या कहते हैं? एल्कली मेटल्स। सेकंड ग्रुप को क्या कहा जाता है एस ब्लॉक के? एल्कली अर्थ मेटल्स। एल्कली अर्थ मेटल्स यानी कि क्षारीय मृदा धातुएं। राइट? फिर इसके बाद स्टूडेंट्स पी ब्लॉक में कितने ग्रुप्स होते हैं टोटल? तो टोटल होते हैं इसमें इंक्लूसिव ऑफ 0 ग्रुप्स एलिमेंट्स मिलाकर के 6 ग्रुप होते हैं। कितने ग्रुप होते हैं? 6 ग्रुप होते हैं।
कौन कौन से, यानी कि 13 से शुरू होता है आपका बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम, राइट। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। इसी तरह से स्टूडेंट्स, बोरान हो गया, बोरान के बाद क्या आता है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन एंड लेड। नाइट्रोजन, फास्फोरस, एंटीमनी एंड बिस्मथ। ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टेलुरियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटीन। हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनान। ये स्टूडेंट्स हमारा पी ब्लॉक एलिमेंट्स है। अब अपन देखेंगे बीच में कौन सा एलिमेंट्स आ रहा है। इसमें आ रहा है स्टूडेंट्स आपका डी ब्लॉक एलिमेंट्स, यानी कि एस और पी के बीच में हमारा कौन सा ब्लॉक आता है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स में टोटल 10 एलिमेंट्स आते हैं और ग्रुप्स होते हैं, 10 ग्रुप होते हैं, और इनको हम फर्स्ट सीरीज एलिमेंट्स कहते हैं, सेकंड सीरीज एलिमेंट्स कहते हैं, इसको थर्ड सीरीज एलिमेंट्स कहते हैं, इसको फोर्थ सीरीज एलिमेंट्स कहते हैं। तो देखते हैं, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, कॉपर एंड जिंक। ये स्टूडेंट्स टोटल यहाँ पे 3 से 12, यानी कि टोटल 10 ग्रुप होंगे, लेकिन यहाँ पे 12, 3 से लेके 12 तक, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हमने क्या किया था, उसको टोटल यहाँ से 10 तक कर दिया, जबकि 10 टोटल ग्रुप होते हैं, और जबकि यहाँ पे ग्रुप समूह होता है 3 ग्रुप से लेकर के 12 तक, राइट। अब यहाँ पे अपन इस तरह से इनको हम फर्स्ट सीरीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स के रूप में भी जानते हैं, राइट। अब अपन स्टडी किसकी कर रहे हैं, इस, यानी कि फर्स्ट सीरीज रेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर एंड जिंक। अब इनका एटॉमिक नंबर भी देख लेते हैं। एटॉमिक नंबर क्या होता है, स्कैंडियम का 21 होगा, टाइटेनियम का 22, वेनेडियम का 23,
क्रोमियम का 24, मैग्नीज का 25, आयरन का 26, कोबाल्ट का 27, निकिल का 28, कॉपर का 29 एंड जिंक का 30। राइट स्टूडेंट्स, इनको भी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में भी बताएंगे। तो स्टूडेंट्स, हमको बताना मतलब ये था कि डी ब्लॉक वास्तव में कहां पाया जाता है, मतलब पीरियोडिक टेबल में कहां सिचुएटेड है। अब इसके नीचे एक कौन सी है, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स भी है। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स जिसे हम क्या कहते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं। क्या कहेंगे इनको हम, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, और इनका नाम क्या है, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों कहते हैं, इसलिए कहते हैं क्योंकि यह डी ब्लॉक से होकर एफ ब्लॉक से पुनः डी ब्लॉक में पहुंचता है। तो इसलिए इनके सभी एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और इनमें स्टूडेंट्स दो सीरीज पाई जाती है। कौन कौन सी होती है, लेंथेनाइट एंड एक्टिनाइट सीरीज। लेंथेनाइट एंड एक्टिनाइट, टोटल 14 एलिमेंट्स होते हैं। टोटल 14 एलिमेंट्स होते हैं दोनों में, लेंथेनाइट में भी और एक्टिनाइट में भी। लेंथेनाइट का कहां से शुरू होता है, यानी कि लेंथेनम, यहां से लेकर के आपका 14 एलिमेंट्स यहां से शुरू होगा, और एक्टिनियम का यहाँ पे जो एक्टिनियम पाया जाता है वहां से शुरू होकर यहाँ पे टोटल 14 एलिमेंट्स पाए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमको ये फॉर्मेट बनाना था कि वास्तव में डी ब्लॉक कहाँ पे पाया जाता है और कहाँ कहाँ सिचुएटेड है। पूरी हमको इसलिए पीरियोडिक टेबल बनानी पड़ी। और अपन हम स्टडी किसकी करेंगे, स्टडी हम करेंगे स्टूडेंट्स, यस मतलब फर्स्ट सीरीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स, स्कैंडियम से लेके जिंक तक। आज का जो टॉपिक है, फर्स्ट सीरीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स, यानी कि संक्रमण तत्वों के जो प्रथम श्रृंखला है, प्रथम फर्स्ट सीरीज है, उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो ये तो समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स आपको कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं और कितने टोटल ग्रुप्स होते हैं और इनमें क्या क्या बैलेंसीज होती है। अभी बैलेंसीज के बारे में बाद में चर्चा करेंगे। तो अब हम चलते हैं फर्स्ट साइट। पहले स्टूडेंट्स हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में चर्चा करेंगे। जो फर्स्ट सीरीज एलिमेंट्स है, डी ब्लॉक एलिमेंट, उनमें हम किसके रूप में स्टडी करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, इनमें 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d1 4s2
4 4 10 12 6 18 3 21 तो स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 एंड 30, राइट। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स यहां पे अपन ये देखते हैं कि डी ब्लॉक में देखिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते, मतलब डी ब्लॉक हम कहते क्यों? क्योंकि डी ब्लॉक में आंशिक रूप से इलेक्ट्रॉन्स भरते हैं, इसलिए इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। यदि डी ब्लॉक में पूरे डी ऑर्बिटल कंप्लीट हो जाएं तो उसे हम डी ब्लॉक नहीं कहेंगे, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स नहीं कहा जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए आपको जिंक, कैडमियम एंड मरकरी 3 ऐसे एलिमेंट्स हैं कि इनको डी ब्लॉक में रहते हुए भी इनको हम डी ब्लॉक के एलिमेंट्स नहीं कहते हैं। क्यों नहीं कहते हैं? कहते हुए भी इनको हम डी ब्लॉक के एलिमेंट्स नहीं कहते हैं। क्यों नहीं कहते हैं? क्योंकि इनका डी ब्लॉक पूरा भरा होता है, कंप्लीट फील्ड होता है। और ऐसे डी ऑर्बिटल के एलिमेंट्स जिनके डी ऑर्बिटल पूरी तरह से फील्ड हैं, भरे हुए हैं, उनको हम डी ब्लॉक नहीं कहते हैं, राइट। लेकिन चूंकि डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है इसलिए इनको हमको डी ब्लॉक में रखना मजबूरी है, राइट। इसलिए जैसे कौन कौन से हैं? जिंक, कैडमियम एंड मरकरी। और यदि आंशिक रूप से भरे हुए हैं, थोड़े से रूप में भी भरे हुए हैं, तब वो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स कहलाएंगे। जैसे यहां पे देखिए कम है, 1 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए डी ब्लॉक के एलिमेंट्स ये होंगे, राइट। इसी तरह से सब क्रम से भरता जाता है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d2, 4s2, राइट, 4s2, राइट। इसी तरह से वेनेडियम का 23 होता है, 1s2, यानी कि उसमें इलेक्ट्रॉन अफबाउ प्रिंसिपल के आधार पे नहीं भरते हैं। कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे वो आपके सामने दिखेंगे। क्रोमियम 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d5 and 4s1, 3d5 and 4s1। यहां पे स्टूडेंट देखिए ये आपके क्रोमियम में एक्सेप्शन आ गया, अपवाद आ गया, जबकि होना क्या चाहिए था? यहां पे 4 हो जाता, यहां पे 4s2 होता, राइट। लेकिन एक्सेप्शन, अपवाद आ गया। एक्चुअल में होना क्या था? यहां पे ये इस तरह का 3d4 and 4s2, राइट। ऐसे ये अफबाउ प्रिंसिपल कहलाता, लेकिन यहां पे एक्सेप्शन हो गया, अपवाद हो गया है। तो ये अफबाउ प्रिंसिपल के विपरीत कार्य कर रहा है, यहाँ पे विपरीत इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो रही है, अपोजिट। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन किसके अनुसार से भरे जाएंगे? इसके अनुसार से भरे जाएंगे। इसमें कारण है, क्या कारण है कि स्टूडेंट्स आधे भरे हुए यानी कि हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स एंड कंप्लीट फील्ड ऑर्बिटल्स ये ऐसे होते हैं, मोर स्टेबल होते हैं। क्या होते हैं? मोर स्टेबल होते हैं। इसलिए अपन क्या करते हैं? इनकी स्टेबिलिटी प्राप्त करने के लिए हम एक्सेप्शन यहां पे पैदा हो जाता है, अफबाउ प्रिंसिपल के विपरीत कार्य करते हैं। जैसे यहां पे थोड़ा अफबाउ प्रिंसिपल के विपरीत कार्य करते हैं। जैसे यहां पे थोड़ा सा एग्जांपल देख लेते हैं। मतलब ये अनस्टेबल हो गया। यदि हम अकॉर्डिंग टू अफबाउ प्रिंसिपल भरेंगे, ये अकॉर्डिंग टू अफबाउ प्रिंसिपल है, ये अनस्टेबल। यदि हम अपोजिट अफबाउ प्रिंसिपल करते हैं तब देखिए क्या होता है। इस तरह के स्टूडेंट्स क्या होते हैं? मोर स्टेबल होते हैं। ये देखिए स्टूडेंट्स, मोर स्टेबल यानी कि हाफ फील्ड ऑर्बिटल और कंप्लीट फील्ड ऑर्बिटल या तो पूरे भरे हो या कि आधे भरे, इस तरह से नहीं होना चाहिए। यदि इस तरह से हैं
तो इनमें स्टेबिलिटी नहीं पाई जाती है। इसीलिए आपके क्रोमियम में स्टेबिलिटी प्राप्त करने के लिए अपोजिट अफबाउ प्रिंसिपल के तरह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फीड किया जाता है, राइट। तो ये है आपका एक्सेप्शन, इसीलिए यहाँ पे 3d5 एंड 4s1 हो रहा है। तो समझ में आ गया ना, यहाँ पे क्यों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 4 नहीं आया, यानी होना चाहिए था ये, लेकिन हो गया ये, राइट। तो इसके कारण, स्टेबिलिटी के कारण, राइट। इसी तरह से मैग्नीज में चलते हैं, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d5 एंड 4s2। ये हो गया मैग्नीज का। आयरन का 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d6, 4s2, राइट। इस तरह से कोबाल्ट का 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 एंड 3d7, 4s2। इसी तरह से निकिल का 1s2, 2s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d8, 4s2। कॉपर का 1s2, 2s2, 3p6, 3d10 एंड 4s1। यहां पे स्टूडेंट ये देखिए 9 नहीं आया, इसमें चला जाता है, राइट। क्यों चला जाता है? स्टेबिलिटी प्राप्त करने के लिए, जो भी हमने यहां पे बताया, स्टेबिलिटी प्राप्त करने के लिए। तो ये एक्सेप्शन के अंतर्गत आते हैं, यहां पे हम लिख भी देते हैं, एक्सेप्शन है ऑफ अफबाउ प्रिंसिपल। अफबाउ प्रिंसिपल के अनुसार ये अपवाद में आता है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है। उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए तो क्या होता, 4s9 हो जा, 3d9 होता और 4s2 होता, तब तो अफबाउ प्रिंसिपल के आधार पे होता, राइट। लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन हो रहा है। एक्सेप्शन क्यों हो रहा है? स्टेबिलिटी प्राप्त करने के लिए। यानी कि जब तक स्टूडेंट्स स्टेबल नहीं होगा, एलिमेंट्स स्टेबल नहीं होगा, तो वह स्टेबिलिटी प्राप्त नहीं करेगा। और स्टेबिलिटी के लिए क्या चाहिए? या कि कंप्लीट फील्ड और या कि हाफ फील्ड, दोनों में से एक कोई एक होना चाहिए। तो इसीलिए S वाला इलेक्ट्रॉन इसको D को दे देता है अपना एक इलेक्ट्रॉन, यानी कि यहाँ पे जो 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए वो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया, तो इसका भी स्टेबिलिटी कंप्लीट हो गई और इसकी भी स्टेबिलिटी कंप्लीट हो गई। जिंक, जिंक में देखते हैं स्टूडेंट्स 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10 एंड 4s2। अब इसमें स्टूडेंट देखिए, जिंक को क्यों डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में काउंट नहीं किया जाता, ब्लॉक के एलिमेंट्स में काउंट नहीं किया जाता है, जबकि ये रखा गया है। रखना मजबूरी है कि चूंकि उसका अंतिम जो है डी ब्लॉक में जाता है, लेकिन डी ब्लॉक है। लेकिन डी ब्लॉक की जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स की डिफिनीशन है वो क्या कहती है कि डी ब्लॉक आंशिक रूप से भरे होने चाहिए, कंप्लीट पूरी तरह से नहीं भरे होने चाहिए। यदि कंप्लीट भर गए तो वह डी ब्लॉक के एलिमेंट्स नहीं कहलाएंगे, ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं कहलाएंगे, राइट, संक्रमण तत्व नहीं कहलाएंगे। ये रीजन है। तो सबसे बड़ी परिभाषा, इसीलिए जिंक को हम इसके अंतर्गत नहीं किया जाता है। वो उसमें डी ब्लॉक में 3 एलिमेंट्स हैं। कौन कौन से हैं? जिंक है, कैडमियम है एंड मरकरी। ये 3 जो है इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर गया है, ठीक, राइट। जिंक, कैडमियम एंड मरकरी क्यों नहीं रखा गया है? क्योंकि इनके जो डी ब्लॉक होते हैं वह कंप्लीटली फील्ड होते हैं, पूरी तरह से भरे होते हैं। तो अपन क्या करेंगे, इसमें 2-3 चीजें हमने सीखा कि एक्सेप्शन कहां कहां पाया जाता है। यहां भी एक एक्सेप्शन है, अपवाद है, अफबाउ प्रिंसिपल के आधार अपोजिट है। क्यों अपोजिट है ये भी हमने बताया,
तो इस तरह से तो ये पाए कि इसमें जो क्रोमियम है और हमारा कॉपर, क्रोमियम एंड कॉपर में एक्सेप्शन पाया जाता है, और जिंक जो है के कारण उसे हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स की श्रेणी में नहीं रखते हैं। क्योंकि रखना मजबूरी इसलिए है क्योंकि इसके अंतिम जो आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन है वो डी ब्लॉक में जाते हैं, इसलिए हमें इस डी ब्लॉक में रखना जरूरी है। ये पहला जो हेडिंग है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसके बारे में स्टडी किया। स्टूडेंट, इसमें एक चीज बताना और जरूरी है कि इसे डी ब्लॉक के एलिमेंट क्यों कहा जाता है, एस ब्लॉक को एस ब्लॉक एलिमेंट क्यों कहा जाता है, पी ब्लॉक को पी ब्लॉक एलिमेंट्स क्यों कहा जाता है, एफ ब्लॉक को एफ ब्लॉक एलिमेंट्स क्यों कहा जाता है। तो उसमें रीजन ये है स्टूडेंट्स कि एस ब्लॉक में आउटर सेल के जो इलेक्ट्रॉन है वह एस ऑर्बिटल में जाते हैं, इसलिए उसे हम एस ब्लॉक के एलिमेंट्स कहते हैं। कभी कभी क्वेश्चन आता है स्टूडेंट कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स क्यों कहा जाता है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्यों कहा जाता है, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स क्यों कहा जाता है, पी ब्लॉक एलिमेंट्स क्यों कहा जाता है। तो उसका रीजन यही है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्यों कहते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स उसके आउटर सेल के जो इलेक्ट्रॉन है, आउटर सेल का मतलब होता है बाह्य कक्षा, सबसे बाहरी कक्षा, वह उसको हम संयोजी इलेक्ट्रॉन उस अंतिम कक्षा में है और वो होती है डी ऑर्बिटल। तो डी कहते हैं क्योंकि आउटर सेल के जो इलेक्ट्रॉन है वह पी ब्लॉक में प्रवेश करते हैं, इसलिए उसे पी ब्लॉक कहा जाता है। इसी तरह से स्टूडेंट्स एफ ब्लॉक एलिमेंट्स क्यों कहा जाता है, एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स इसलिए कहा जाता है ब्लॉक को क्योंकि उसके जो आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन है वह एफ ब्लॉक में प्रवेश करते हैं, इसलिए उसे हम एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। राइट। तो ये कभी कभी ऐसे छोटी छोटी चीजें कोई पूछ देता है तो इससे बननी चाहिए, बेसिक चीजें के अंतर्गत आती हैं। राइट। अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, आयनिक रेडियाई के बारे में। राइट। आयनिक रेडियाई, तो स्टूडेंट्स आयनिक सेकंड नंबर है आयनिक रेडियाई। राइट। तो आयनिक रेडियाई में स्टूडेंट्स चेंजेस इनमें आती हैं। ये ध्यान रखिए स्टूडेंट्स कि एस ब्लॉक हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स होते हैं, और डी ब्लॉक के एलिमेंट्स उनकी अपेक्षा कम होते हैं, ध्यान रखिएगा। और पी ब्लॉक एलिमेंट्स हमारे क्या होते हैं, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं, तो वो चीजें भी डी ब्लॉक में कम पाई जाती हैं। यानी कि दोनों में एस और पी ब्लॉक में जो मध्यांश कहा जाता है, यानी कि एस ब्लॉक में जो है हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स और डी ब्लॉक में हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। तो हमने स्टूडेंट्स ये देखा होगा कि एटॉमिक नंबर बढ़ने के अनुसार, यानी कि किसी भी ग्रुप में जब हम जैसे एस ब्लॉक का हम एग्जांपल लेते हैं, एस ब्लॉक में हम जब ऊपर से नीचे चलते हैं, टॉप टू बॉटम चलते हैं, तो एटॉमिक नंबर बढ़ने के अनुसार जैसे हम बढ़ते जाते हैं तो क्यों घटता जाता है स्टूडेंट, इसलिए घटता जाता है कि न्यूक्लियस और आउटर सेल के बीच में दूरी बढ़ जाती है, यानी कि नाभिक और अंतिम कक्षा की जो दूरी है वह बढ़ जाती है। जब बढ़ जाती है तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव यानी कि अंतिम कक्षा का इलेक्ट्रॉन को निकालने में बहुत प्रॉब्लम होती है। इसलिए जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे चलते हैं तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव का गुण घटता जाता है। उसी तरह से इसमें थोड़ा सा डिफर होता है, इसमें पीरियड में चलने पर यह गुण घटते हैं, यानी कि एक ही आवर्त में। सोचिए कितना डिफरेंस है इसमें। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक में डी ब्लॉक में थोड़ा सा परिवर्तन क्या दिख रहा है कि जब हम ऊपर से नीचे चलते हैं तब ये हाल होता है, तब इलेक्ट्रोपॉजिटिव गुण घटता है। तो देखिए उसमें क्या होता था टॉप टू बॉटम, इसमें लेफ्ट टू राइट चलने पर डी ब्लॉक में। तो इतना थोड़ा सा चेंजेज है एसपी ब्लॉक की अपेक्षा जो डी ब्लॉक है हमारा। इसी तरह से इनमें वेरिएबल बैलेंसी पाई जाती है स्टूडेंट्स, परिवर्ती संयोजक। सपोज करिए एससी स्कैंडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्या होती है, दो प्रकार की होती है, +2 होती है, +3 होती है स्कैंडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट। +2 एंड +3, उसमें रीजन स्टूडेंट्स ये है कि हमारा जो 3d1 एंड 4s1 4s2 ये इलेक्ट्रॉन आपस में, चूंकि एक अनपेयर्ड है और एक पेयर्ड है, राइट, और इनमें और इनकी ऊर्जाओं में भी अंतर है, ये भी ध्यान रखना है। इसकी एनर्जी में अंतर है, क्योंकि ये हाई एनर्जी वाला है और ये क्या है, लोअर एनर्जी वाला है।
तो इनमें एनर्जी में भी अंतर है, तो इसलिए यह 2 यानी कि कभी कभी +2 भी करता है और कभी कभी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। तो इसका भी कारण यही है स्टूडेंट्स कि यानी कि डी ब्लॉक में जब हम लेफ्ट टू राइट करता है तो कभी कभी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। तो इसका भी कारण यही है स्टूडेंट्स कि यानी कि डी ब्लॉक में का ये गुण घटता जाता है और जब हम ऊपर से नीचे चलते हैं तो ये गुण में परिवर्तन थोड़ा सा एस और पी ब्लॉक की अपेक्षा हमें डिफर दिखाई देता है, राइट। तो ये दिक्कत होती है डी ब्लॉक में एलिमेंट्स में। अब नेक्स्ट, अब आगे हम स्टडी करेंगे स्टेट के बारे में एंड आयनिक रेडियाई। तो हमने बता ही दिया कि हम जब लेफ्ट टू राइट चलते हैं तब आयनिक रेडियाई में चेंजेज आते हैं। तो हमने बता ही दिया कि हम जब लेफ्ट टू राइट चलते हैं तब आयनिक रेडियाई में चेंजेज आती हैं, राइट। यानी कि +1 जो +2 +3 व्यवस्था है, यह किसी भी पीरियड में हम लेफ्ट टू राइट चलने पर तो ये चेंजेस हमको दिखते हैं। तो नेक्स्ट टुमारो स्टूडेंट्स अगला जो टॉपिक है हमारा नेक्स्ट बताएंगे।